चाय पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई और मेरे साथ हैं शैल भटनागर साहब, साथ में नीरज वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इस फाइनेंशियल ईयर की आखिरी चाय हम लोग सब साथ मिलकर पीने वाले हैं। क्या बढ़िया। मेरी चाय भी ले आओ भाई। मैं अपनी ग्रीन टी लेके आया। मैंने सोचा साल का जो अंत किया जाए ना फाइनेंशियल ईयर का, वो ग्रीन टी के साथ किया जाए। बताइए। आप बहुत ही स्टेटस माफ कीजिए, सेहत कॉन्शियस हो रहे हैं। स्टेटस कॉन्शियस तो आप थे ही। चलिए दोनों आ गई है। पहले ये वाली स्टार्ट करते हैं, फिर ये वाली पीते हैं। चलिए चेयर्स। ये साल तो बहुत बढ़िया रहा है, बेहतरीन साल रहा। सेंसेक्स पे बढ़िया नहीं हो सकता। 17% का हम लोगों ने गेन देखा। और ये इंडेक्स, ये जो मेजर इंडिसेस देखे जाते हैं ग्लोबली, करीब 50-60 इंडिसेस, उसमें ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। इसमें से कमाल की बात यह है कि 10% जो गेन था वो मार्च में आया। माफ कीजिए, 7% जो गेन था वो मार्च में आया। और साल के हिसाब से पूरा 17% गेन था, जो कि सबसे बेहतरीन इंडेक्स बनाया। इसमें हेमंत जी, मैं शुरू से मानता हूं आपका बहुत बहुत योगदान है। ये लोग मेरी सब मिलके दर्शकों को टांग ऐसे ही खींचते रहते हैं, ऐसा मेरा कोई योगदान है नहीं। चलिए आपको गेनर्स दिखाते हैं। देखिए हेमंत जी, एक से एक बेहतरीन नाम। कौन कहता है ब्लू चिप स्टॉक 70% एप्रिशिएट नहीं करता? सही कह रहे हैं। जो सबसे हमने स्टॉक चुना है जिसके सबसे कम गेन है इसमें दिखाने के लिए, वो है टीसीएस, जो कि 40% ऊपर था। देखिए। और ये तब हाल है जिसमें कई ऐसे शेयर्स थे जो सेंसेक्स वाली चार्ट देखते हैं डायरेक्टर साहब, जो एक्चुअली नीचे भी गिरे। तो आप ये सोचिए कि अगर ये शेयर बराबर के रहते तो कितना ज़बरदस्त गेन रहता। ठीक बात है आपकी। और भगवान करे ऐसा वित्त वर्ष हमें मिलता रहे, शेयर बाजार में इसी तरह की तेजी नीरज होती रहे। क्या शानदार रैली रही। नहीं देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा था, और सुबह जब 7 बजे अपनी चर्चा होती मैं तब से कहता था कि देखिए, मैं थोड़ा साइकोलॉजी बात करूँ। मार्केट को अगर आपको वाकई पकड़ना है तो आप थोड़ा एफआईआई को पकड़ो और देखो। मैंने यहाँ इसी शो में करीब 1.5-2 महीने पहले कहा था शैल जी, सुबह 7 वाले में, कि आप एफआईआई की बाइंग को इग्नोर मत करिए। अगर वो 7 दिन से ज़्यादा लगातार कर रहे हैं तो फिर डीआई कुछ भी करें, आप उस ट्रेंड को पकड़िए, थोड़ी सी रिसर्च करिए। वो स्टॉक जो आवाज़ देखेंगे तो आपको रिसर्च भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको यहाँ बता दिया जाता है कि एफआईआई कहाँ खरीद रहे हैं। आशीष ने बल्कि एक शो कर लिया था इस पर। आप उस ट्रेंड को पकड़िए और वही हो रहा है। और मैंने इसको कंपेयर किया था 2013 मध्य से लेके 14 मई 2014 तक, कि उस दौरान एफआईआई ने भर भर के खरीदा, डीआईज ने भर भर के बेचा और पूरा ट्रेंड पलट गया था। सेम चीज़ वहाँ पे हो रही है। मतलब हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। तो जो लोग भी ये शो देख रहे हैं, हम लोग की बातचीत सुनते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि मार्केट जो ड्राइवर्स हैं, बड़े लोग, जहाँ पैसा ज़्यादा आ रहा है, उनको आप देखिए, उनको समझिए और उनकी चाल को पकड़ने की कोशिश करिए, जिसमें आवाज़ मदद करता रहता है। जी चलिए डायरेक्टर साहब, आप दिखाइए निफ्टी 100 में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा उन्होंने गेन दिखाया है, और निफ्टी 500 में नेगेटिव्स की बात नहीं करते। चलिए ये देखिए, ईयर टू डेट रिटर्न देखिए। एक्सिस बैंक, येस बैंक, मेरे ख्याल से पिछले महीने हमने हर 10 मिनट बाद हर शो में येस बैंक और एक्सिस बैंक की बात करी होगी। और इंडिगो जो बिल्कुल अपने न्यूनतम स्तर पे था, उसमें आपने उस शेयर को पकड़ा था। जी सर। और ये देखिए, ये ईयर टू डेट रिटर्न करीब 22% है इंडिगो पर। बिल्कुल। तो छप्पड़ फाड़ रिटर्न। अब एक्सिस बैंक तो हमारा वो भैया दूज वाला स्टॉक भी था, और कुछ दिन पहले 2 दिन बाद वाला। एग्जैक्टली, दिवाली के 2 दिन बाद वाला। अब देखिए, बड़े शेयरों में पैसा बने, जैसा आपने शुरुआत में कहा। तो फिर क्या कहना, छोटे शेयर तो देखिए ब्राज जैसे तो हम लोगों ने पकड़े ही हैं, और ये स्टॉक तो देखिए 60 रुपये वाला अब 94% नीरज जी। एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा नीरज जी और हेमंत जी, आपने भी बाजार देखा है, लेकिन मैंने पिछले 20-22 साल में ये सीखा कि जो चीज़ महंगी है बाजार में, वो ही आगे जाके और बढ़ती हो जाती है। सस्ती चीज़ और महंगी चीज़ में यही फ़र्क है। सही है। सुजन और देखिए, बार बार महंगा रो एक बार। और कोई चीज़ महंगी होती ही इसलिए है कि वो अच्छी है। जी। तो ये एक लर्निंग है जो ये वित्त वर्ष हमें सिखा कर जा रहा है। इससे हमें बहुत सारी सीख लेनी चाहिए। जिन लोगों ने सुजलॉन खरीदा ये सोचकर कि 10 रुपये वाला शायद 20 हो जाएगा, वो 10 वाला 5 ही हुआ इस साल में। और जेपी एसोसिएट्स का, जिसमें लोग ये कहते हैं कि भाई अब ये इतना गिर गया, अब और कितना गिरेगा। किंगफिशर का भाव भी नहीं आता। जी हाँ। और ऐसा कोई स्तर नहीं है जहां से वो स्टॉक 99% और ना गिर सकता हो, चाहे वो 4 रुपए का क्यों ना हो। और इसका एक ताज़ा उदाहरण इंडिया बुल्स हाउसिंग, जो कल 9% ऊपर बंद हुआ था, और आज सुबह सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे हमारी चाय की चर्चा पर सुबह सुबह कि देखिए ये बढ़ेगा, और ये देखिए आज फिर 8% 9% ऊपर गया है। तो बढ़िया स्टॉक जो भाग रहा है वो और भाग रहा है, और जो गिर रहा है वो और गिर रहा है। तो महंगा है, ठीक है, कोई बात नहीं, और महंगा भी हो सकता है। अब अगली सीरीज में ये 4 डिजिट का
होने का दमखम रखता है। ये बताइए आप लोगों के स्टॉक्स और सेक्टर्स पर व्यू। कल हम लोग कह रहे थे कैपिटल गुड्स भागेगा, आज अच्छा प्रदर्शन दिखाया। नीरज बताइए आप किसके ऊपर आप बुलिश हैं देखिए अगले हम हफ्ते कल के भी लिए? इसकी चर्चा करी थी कि तो बैंक तो पीएसयू बैंक में तो नो ब्रेनर, आप सोचिए मत। 10 साल में एक बार रिकैप होता है बैंक सरकारी वाले। 1,08,000 करोड़ इस साल डाले जा चुके हैं। इससे पहले यूपीए गवर्नमेंट समय यही काम हुआ था। तो जब वो एक दशक बीत जाता, सरकारी बैंकों में कर्ज माफी ये सब खत्म होता, पैसे उसमें सरकार डालती है, फिर ये 10 साल बढ़िया चलते हैं। तो अभी भी आपके पास वक्त है कि सरकारी बैंक खरीद ले, उसमें नो ब्रेनर। मेरी राय ना भी माने आप तब भी कर सकते हैं। मुझे अब लगता है कि देखिए जिस तरीके से इलेक्शन बढ़ रहे हैं, रूरल इनकम बढ़ रही है और चीज़ें बदल रही हैं, उसमें फिर आपको इंफ्रा और इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अब अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है चुनाव जीत के आगे, तो उसके सामने अगला बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो अपने जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स उनको कंप्लीट करे और उसमें ये सब चीज़ें मैटर करें। चल जी आपका सेक्टर टू वॉच। हेमंत जी, मैं ना दो बात कहना चाहूँगा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले नीरज जी ने कहा कि किस तरीके से 10 साल पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिकैपिटलाइजेशन हुआ था। आप ये देखिए, उस वक्त पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पूरा 80% बैंकिंग सेक्टर में उनका धंधा था। इस वक्त सिर्फ 60% रह गया है। तो ये प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की जो ये जंग है ये चलती रहेगी, और इसमें मुझे ये लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं वो आगे रहेंगे। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज़बरदस्त रैली देखने को मिलेगी। इस पॉकेट पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। काम सबसे इम्पोर्टेंट तो शैल जी क्रेडिट पॉलिसी है। जी हाँ हेमंत जी, पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से ये वेडनेसडे की बात है कि सुबह सुबह एकदम एक इस तरीके का चलन निकला कि भाई एक रेट कट ज़रूरी है। स्लो डाउन ग्लोबली हो रहा है और लोकली भी हो रहा है, इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल में है। तो इस वक्त एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट लोगों ने, जो बड़े लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई ज़रूरी है। एक ब्रोकरेज ने तो कहा 50 बेसिस पॉइंट कट भी आ सकता है। लेकिन वाजपेयी साहब, मान लीजिए 25 ही आता है, तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आपको लगता है फ़ायदा होगा? देखिए सबसे बड़ा फायदा एनबीएफसी को होगा जी, क्योंकि लिक्विडिटी की उनकी समस्या है वो ईज होगी, और ये दूसरी बार होगा जब उनको तो एनबीएफसी से शुरू होगा प्राइवेट बैंक, और फिर फाइनेंस में जाएगा, जो टू व्हीलर में जाएगा, रियल एस्टेट में जाएगा। क्योंकि अब की बार ट्रांसलेट करना पड़ेगा आपको, बार बार ये लोग बैंक वाले नहीं देते, अब आपको देना पड़ेगा। तो रियल एस्टेट, टू व्हीलर जो मरा पड़ा हुआ है बिल्कुल बेचारा गिर रहा है, और एनबीएफसी मैक्सिमम गेनर होंगे। उसके बाद अक्रॉस द इकोनॉमी में थोड़ा थोड़ा सबको फायदा होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि आधे % का सरप्राइज आ सकता है। या तो देखिए आधे का आएगा तो बाजार खुश होगा, या 25 तो फैक्टर इन हुआ है। 25 के साथ साथ ये आता है कि वो स्टांस चेंज कर रहे हैं, स्टांस अपना। ये बहुत ज़रूरी बात है। एग्जैक्टली कैलिब्रेटेड टाइटनिंग से देखिए अच्छा, न्यूट्रल किया था। न्यूट्रल से अगर थोड़ी ये कमी कर कुछ ऐसा करते हैं नीरज कि आगे और इस तरह की बातें आती हैं कि बहुत ही इजी मॉनेटरी पॉलिसी रखेंगे तो भी बढ़िया तेजी देखने को मिले। आधे का आता है तो तेजी होगी। हेमंत, हम लोग हमेशा रेपो ट्रैक करते हैं। मान लो उन्होंने सीआरआर में थोड़ा कम कर दिया, या उन्होंने रियल एस्टेट के लिए कोलेटरल कम कर दिया, ऐसी कुछ ट्वीकिंग वो अंदर कर देंगे कि मार्केट बड़ा खुश हो जाए बिना बहुत ज़्यादा रेट कट किए हुए। जी हाँ, ये एक बहुत ही लंबा प्लान और बहुत ही गहरी सोच थी कि श्री शक्तिकांता साहब को फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भेजा जाए। करेक्ट, और ये दिख रहा है जी। तो सीएनबीसी आवाज़ ने बहुत बढ़िया काम किया है, और वो ये किया है कि हमने अपनी इन हाउस, क्या बात बताइए, एमपीसी बना दी है। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आवाज़ की अपनी है, और जैसे रिजर्व बैंक की थिंकिंग होती है, जैसे वो लोग ये सोचते शैल जी हैं, का आइडिया था वैसे। यस, तो वैसे ही हमने उसको कैसे कर implement लेते किया। हैं, मतलब इतने बढ़िया बढ़िया दमदार आइडिया। ये हेमंत जी, ये समझिए हेमंत जी, मैं ये चाहता हूँ कि हर तरीके का व्यक्ति जो है वो हमें देखे, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, या वो किसी तरीके से मैक्रो को सोच के ट्रेड करता हो। जी, तो ये आवाज़ की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बन चुकी है। जैसे आरबीआई की है ना, आप लोग देखते हैं वो वोट करते हैं, फिर फाइनल पता चलता है कि रेट कट हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, हर चीज़ों पे वोटिंग होती है। तो सीएनबीसी आवाज़ पर भी इसी तरह की वोटिंग होगी, और दिग्गज एक्सपर्ट मिलने वाले हैं आपको इस चैनल पर। तो मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको हमारे साथ बने रहना है। 3:57 पर ये खास शो देखिए हमारा, आज आवाज़ की एमपीसी, और ये एमपीसी आज आपको बता देगी कुछ ही देर में कि क्या क्या कुछ निकल कर आ सकता है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में। और ये एमपीसी हमारे साथ उस दिन भी मौजूद होगी यहाँ आरबीआई की पॉलिसी के दिन। उसके बाद ये भी आपको बताएगी कि पॉलिसी दरअसल कैसी रही है। तो ये आवाज़ का बिग बोल्ड कदम, सीएनबीसी आवाज़ के साथ बने रहिए। चाय पर चर्चा में आज के लिए इतना ही। हैप्पी वीकेंड, मजे करिए, बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली है। और आज भी देखिए निचले स्तरों से बैंक निफ्टी ने क्या स्मार्ट रिकवरी दिखाई है। अरे हेमंत जी, जब आप बाहर बैठते हैं मुझे लगता है आप तब भी काम करते हैं।
शुक्रिया। चलिए विदा लेते हैं आप सबसे। बहुत बढ़िया वीकेंड एंजॉय करिए। इस शो को देखने के बाद हमें फीडबैक भी भेजिएगा। आप आजकल जो ट्विटर पर हम लोगों को टैग करके बताते हैं कि आपको शो कैसे लग रहे हैं, ये हमें आपका अंदाज बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। नमस्कार, आप बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज़ के साथ।